चलिए, तो आज हम लोगों का राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने एक वीडियो देख लिया है जिसमें राज्य की उत्पत्ति संबंधित अवधारणा को हमने देखा। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले यूनान से, फिर रोमन साम्राज्य, फिर सामंतवादी राज्य, इसके बाद फिर धीरे धीरे कल्याणकारी राज्य या नेशन स्टेट की अवधारणा सामने देखने को मिलती है। इसके बाद अब हम लोगों का जो अगला क्लास है वो राज्य के बारे में है। जो ये हम लोगों का है राज्य। राज्य इसके अंतर्गत जो हम लोग देखेंगे, राज्य के अंतर्गत ये जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा ये होगा राज्य के तत्व। राज्य के तत्व। राज्य के तत्व के बारे में जब हम लोग इसके बाद का जो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जो दूसरा होगा हम लोगों का, राज्य की आवश्यकता या राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता। इसके बाद तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक है वो है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता के बाद शासन के अंग। शासन के अंग। शासन के अंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन के अंग के अंतर्गत जो हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के को पढ़ेंगे, वो दरअसल हम लोग जब विस्तार से अभी नहीं पढ़ेंगे, जब संविधान के अंदर जाएंगे, जब हम आर्टिकल की बात करेंगे, जब आर्टिकल की चर्चा होगी, तो आइए आर्टिकल के संदर्भ में हम लोग इस टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे। आर्टिकल के संदर्भ में हम लोग जब संविधान के अंदर, जब हम लोगों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अंतर संविधान के अंदर मिलेगा, तो वहां पे हम लोग इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। यहाँ पे हम लोग संविधान पढ़ने से पहले थोड़ी सी भूमिका तैयार करने के संदर्भ में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हम लोग पढ़ेंगे। इसका विस्तार से चर्चा हम लोग जब संविधान स्टार्ट हो जाएगा, अनुच्छेद आर्टिकल्स में जब आएगा नंबर, सीरियल बाय सीरियल इसका नंबर जब आएगा, तो हम लोग वहां पे इसको पढ़ेंगे। राज्य के तत्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि राज्य, पहले देखते हैं कि राज्य है क्या। राज्य दरअसल एक अमूर्त अवधारणा है। इसे बौद्धिक स्तर पे हम लोग नहीं समझ सकते। बौद्धिक स्तर पे सिर्फ हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। अमूर्त अवधारणा है। इसे राज्य को बौद्धिक स्तर पे हम लोग समझ सकते हैं। बौद्धिक स्तर पे समझा जा सकता है। बौद्धिक स्तर पर इस राज्य को बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन यह एक अमूर्त अवधारणा है। लेकिन यह एक अमूर्त अवधारणा है जिसे हम देख नहीं सकते। राज्य को बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, परंतु यह एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अर्थात हम लोग जिसे देख नहीं सकते उसे अमूर्त कहते हैं। यह एक अमूर्त अवधारणा है। इसे हम लोग सिर्फ बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, इसे देख नहीं सकते। तो राज्य को बौद्धिक स्तर पर तो समझा जा सकता है, परंतु देखा नहीं जा सकता। अर्थात यह एक अमूर्त अवधारणा है। इसमें जैसे हम लोग कुछ प्रांतों का नाम देखते हैं, जैसे
सामान्य तौर पे सामान्यतया हम राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांतों के संदर्भ में करते हैं। सामान्यतया हम राज्य शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रांतों के संदर्भ में करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि। राज्य शब्द का प्रयोग हम लोग प्रांतों के संदर्भ में करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार राज्य आदि। आमतौर पे देखा जाता है कि जो राज्य का प्रयोग किया जाता है, जो राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो विभिन्न प्रांतों को संबोधित करके किया जाता है, विभिन्न प्रांतों के संदर्भ में किया जाता है राज्य शब्द का प्रयोग। लेकिन जब हम यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे प्रांतों के संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामान्यतः हम राज्य शब्द का प्रयोग प्रांतों के संदर्भ में करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार आदि के संदर्भ में हम लोग राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो हम लोग यहाँ राज्य देखने वाले हैं, ये व्यापक अवधारणा है। लेकिन यहाँ पर जिस राज्य की बात हो रही है, वह राजनीतिक संदर्भ में एक व्यापक अवधारणा है। वह राजनीतिक संदर्भ में एक व्यापक अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है जिसे हम देख नहीं सकते। व्यापक अवधारणा है जिसको हम देख नहीं सकते, या यह एक अमूर्त अवधारणा है जिसे बौद्धिक स्तर पे ही सिर्फ समझा जा सकता है। जैसे अवधारणा है, उदाहरण के तौर पर जैसे भारत की सरकार उदाहरण के तौर पे हम लोग देख ले, जैसे भारत की सरकार, इसमें अर्थात भारत की सरकार उदाहरण के तौर पर भारत में सरकार और संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही से मिलकर बनी एक बृहद संरचना यह राज्य है।
जब हम राज्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है, सामान्य तौर पे जब हम राज्य का प्रयोग कर रहे होते हैं राज्य शब्द का, तो हम किसी राज्य को संबोधित, किसी भारत के किसी प्रांत को संबोधित करने के संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे राज्य की बात कर रहे हैं तो ये एक प्रांत के संदर्भ में न बात करके एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो कि व्यापक अवधारणा है और जो कि अमूर्त है, जिसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पे समझा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में जैसे सरकार, संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही जैसे से मिलकर, नौकरशाहों से मिलकर एक बनी एक बृहद संरचना, इसको हम राज्य कह सकते हैं, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। राज्य के स्टेट के संदर्भ में या प्रांत के संदर्भ में यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे होते हैं। और राज्य की जो अवधारणा है ये कंप्लीट होती है, जो इसके तत्व हैं, राज्य के तत्व 4 होते हैं। इसके अंतर्गत 4 तत्व होते हैं राज्य के अंतर्गत, और इसको हम लोग यहाँ पे बृहद संरचना होती है। और राज्य के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं। राज्य के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं और हम इन्हीं 4 तत्वों के बारे में बात करते हैं। इन्हीं 4 तत्वों के बारे में आगे हम बात करते हुए देखते हैं कि ये 4 तत्व क्या कौन कौन से हैं। इन चारों तत्वों से मिलकर ही राज्य बनता है, और ये चारों तत्वों में से कोई भी तत्व, कोई भी अंग वैकल्पिक नहीं होता है। वैकल्पिक न होने से सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अंग अगर अनुपस्थित है तो राज्य की अवधारणा वहीं पे समाप्त हो जाती है, अर्थात वो राज्य नहीं रह जाता है। राज्य को राज्य के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। 4 तत्वों को शामिल किया जाता है। राज्य के अंतर्गत 4 तत्वों को शामिल किया जाता है और ये चारों तत्व वैकल्पिक नहीं होते हैं, अर्थात इनके एक भी तत्व की अनुपस्थिति में राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है, अर्थात वो राज्य नहीं रह जाता। किया जाता है जिनमें से प्रत्येक तत्व समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, समान रूप से महत्वपूर्ण होता है और एक भी तत्व उसमें से वैकल्पिक नहीं होता है, और एक भी तत्व वैकल्पिक नहीं होता है, वैकल्पिक या ऑप्शनल नहीं होता है। ऑप्शनल नहीं होता है, अर्थात किसी एक तत्व के भी अनुपस्थिति पे, किसी एक तत्व के भी अनुपस्थिति में राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है। राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है।
समाप्त हो जाती है, वह राज्य नहीं रह जाता। अगर इन चारों तत्वों में से जो हम लोग अभी देखने वाले हैं, इन चारों तत्वों में से अगर एक भी तत्व इनमें से गायब हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, एक्स वाई जेड, ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर हम मान लेते हैं कि ये चारों तत्व राज्य के अंग हैं, ये चारों तत्व डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये राज्य के अंग हैं, राज्य के तत्व हैं, तो इनमें से एक भी तत्व वैकल्पिक नहीं है, अर्थात एक भी तत्व अगर इसमें से अगर गायब हो जाए तो वो राज्य नहीं रह जाएगा। अगर यह राज्य है, अगर यह राज्य है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये राज्य के चारों तत्व हैं, 1 2 3 4 चारों तत्व हैं, इनसे मिलकर अगर बन रहा है राज्य, तो यहाँ पे एक भी तत्व वैकल्पिक नहीं होगा, अर्थात अगर ये नहीं है और ये तीनों है तो ये राज्य नहीं होगा। इस स्थिति में भी राज्य नहीं होगा, इस स्थिति में भी राज्य नहीं होगा, और इस स्थिति में भी यह राज्य नहीं होगा। राज्य होगा वो सिर्फ ये स्थिति में, इस स्थिति में अगर चारों तत्व यहाँ पे मौजूद हैं, चारों अंग मौजूद हैं, यहाँ पे उपस्थित हैं, तभी ये राज्य की अवधारणा कंप्लीट करेगा, अन्यथा ये राज्य नहीं हो जाएगा किसी भी तत्व की अनुपस्थिति में। तो ये राज्य को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट राज्य की अवधारणा करने के लिए, बनाने के लिए ये चारों अंग, चारों तत्व बेहद जरूरी, बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये चार अंग हैं क्या? जो पहला है वो है भूमि, भूभाग। राज्य के तत्व में जो पहला तत्व है वो है, हम लोग देखेंगे, भूभाग। भूभाग। दूसरा जो तत्व है वो जनसंख्या, जनसंख्या। तीसरा सरकार, और चौथा वो है संप्रभुता। यही वो चार अंग हैं जिससे मिलके बन रहा है राज्य, और यही वो चार अंग हैं जो कि वैकल्पिक नहीं है। इनमें से अगर एक भी राज्य अनुपस्थित, एक भी अंग, इनमें से एक भी अंग या एक भी तत्व अगर अनुपस्थित होता है तो वहां पे राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है और राज्य नहीं रह जाता। तो जब भूभाग के बारे में बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है जमीन या एक भौगोलिक क्षेत्र। राज्य की अवधारणा को परिपूर्ण करने के लिए, राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए भूभाग एक महत्वपूर्ण अंग होता है या तत्व होता है। इसलिए भूभाग एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व होता है। राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए जो भूभाग है वो एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके अंतर्गत एक भूभाग की आवश्यकता होती है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की
आवश्यकता आवश्यकता होती है जिस पर कोई भी राज्य अपने जनसंख्या को नियमित अधिनियमित कर सके। इसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिस पर निवास कर रही जनसंख्या को एक संप्रभु सरकार द्वारा, एक स्वतंत्र सरकार द्वारा संचालित किया जा सके। ये है भूभाग। ये पहला भाग है जो राज्य के तत्वों को कंप्लीट करने में जिस पहले भाग की जो भूमिका है ये है भूभाग। राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए भूभाग एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है जिस पर निवास कर रही जनसंख्या को स्वतंत्र सरकार द्वारा संचालित किया जा सके। स्वतंत्र अर्थात संप्रभु जनसंख्या जिस पर निवास कर रही जनसंख्या भूभाग, स्वतंत्र जनसंख्या भूभाग और सरकार। 1 2 3 4 यही वो 4 तत्व हैं जिनसे मिलकर एक राज्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इसमें एक पूर्ण राज्य की अवधारणा कंप्लीट होती है क्योंकि इसमें भूभाग भी है, जनसंख्या भी है और स्वतंत्र संप्रभुता भी है और सरकार भी है। इन चारों तत्वों से मिलकर एक राज्य की अवधारणा कंप्लीट होती है, परिपूर्ण होती है। तो राज्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए भूभाग एक बेहद महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है और जिस पर निवास कर रही जनसंख्या को स्वतंत्र सरकार द्वारा संचालित किया जा सके। ये होता है राज्य और इसमें राज्य में भूभाग की जो भूमिका होती है। अगर किसी भी कारण भूभाग उपस्थित न हो, सिर्फ जनसंख्या और सरकार हो, सरकार के पास अपनी स्वतंत्रता हो, तो क्या वह राज्य की अवधारणा को कंप्लीट कर सकता है? तो आइए देखते हैं अगर भूभाग नहीं होने की स्थिति में क्या हो सकता है। भूभाग नहीं होने की स्थिति में जैसे अगर जनसंख्या है और यहाँ पे सरकार भी है और सरकार के पास निर्णय लेने की अपनी स्वतंत्रता भी है, अर्थात यहाँ पे संप्रभुता है। लेकिन क्या नहीं है यहाँ पे भूभाग अनुपस्थित है। यहाँ पे जो भूभाग है वो अनुपस्थित है जिसकी वजह से यहाँ पे राज्य की अवधारणा एकदम शून्य हो जाती है, अर्थात नहीं हो जाती है, नहीं के बराबर राज्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के लिए तिब्बत, उदाहरण के लिए अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत के दलाई लामा तिब्बत पर जब चीनी आक्रमण होता है
चीनी आक्रमण के बाद, तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद यहां से दलाई लामा वहां से निर्वासित होके, वहां से आके कुछ जनसंख्या के साथ वहां से भाग के भारत में शरण लेते हैं। भारत में धर्मशाला में शरण लेते हैं। इनके पास, दलाई लामा के पास अपनी जनसंख्या भी है, दलाई लामा के पास जनसंख्या भी है, जनसंख्या भी है यहाँ पे, और उस जनसंख्या के लिए निर्णय लेने के लिए ये स्वतंत्र भी है, स्वतंत्र भी है, जनसंख्या भी है, जनसंख्या के लिए निर्णय लेने के लिए, जनसंख्या के हित में, जनसंख्या के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए ये संप्रभु भी है, स्वतंत्र भी है, और ये सरकार है भी, ये एक सरकार भी है, सरकार मौजूद है, जनसंख्या मौजूद है, स्वतंत्रता मौजूद है, सरकार मौजूद है, जनसंख्या मौजूद है, संप्रभुता भी मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो सिर्फ भूभाग। इसके मौजूद न होने पे तीनों के तीनों अंग मौजूद हैं, और यहाँ पे भूभाग नहीं मौजूद होने की स्थिति में भी राज्य निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पे राज्य का निर्माण नहीं हो पाया है और राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है। तो हमने देखा कि भूभाग को नहीं होने पे, ये एक अंग के नहीं होने पे पूरे के पूरे राज्य की अवधारणा जो है वो समाप्त हो जाती है। तो भूभाग की अनुपस्थिति में, भूभाग की अनुपस्थिति में यदि जनसंख्या सरकार और संप्रभुता तीनों उपस्थित हों, लेकिन भूभाग अनुपस्थित हो तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है यदि जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता हो और भूभाग यहाँ पे न हो, इससे राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए देख ले हम, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के लिए तिब्बत, उदाहरण के लिए तिब्बत पर जब चीनी आक्रमण हुआ, तो कुछ जनसंख्या के साथ दलाई लामा भारत के धर्मशाला में शरण लेने आए। यहाँ पर
उनके पास सरकार भी है, सरकार है, जनसंख्या है और स्वतंत्रता या संप्रभुता भी है, संप्रभुता भी है। लेकिन फिर भी एक राज्य का निर्माण नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके पास अपना भूभाग नहीं है। तो ये है भूभाग। भूभाग के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि अगर भूभाग अनुपस्थित है, एक भौगोलिक क्षेत्र अगर अनुपस्थित है, तो जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता के होने के बावजूद भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। हम लोगों ने उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने तिब्बत के दलाई लामा को देखा कि इनके पास जनसंख्या है और निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार भी है, सरकार भी है, लेकिन फिर भी ये एक राज्य का निर्माण नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनके पास अपना भूभाग उपस्थित नहीं है, इनके पास अपना भूभाग या एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है। दूसरे नंबर पे है जनसंख्या। जनसंख्या, इसके लिए भी जनसंख्या के बिना भी राज्य अधूरा होता है। तो देख लेते हैं, जनसंख्या किसी भी राज्य के निर्माण में भूभाग, सरकार व जनसंख्या व संप्रभुता उपस्थित हो, लेकिन कोई जनसंख्या न हो तो राज्य निर्माण संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता है। यदि जनसंख्या अगर भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है, और जनसंख्या नहीं है वहां पे कि वो जनसंख्या सरकार के नियमों का पालन कर सके, वो टैक्स दे, ऐसी जनसंख्या नहीं है अगर, तो फिर राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। किसी भी राज्य के निर्माण में भूभाग, सरकार व संप्रभुता उपस्थित हो, लेकिन कोई जनसंख्या न हो, तो राज्य निर्माण संभव नहीं हो सकता। ये है जनसंख्या की भूमिका। अगर इसका उदाहरण देखना चाहे तो अफगानिस्तान, उदाहरण के तौर पर
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान नहीं। उदाहरण के तौर पे हम लोग क्या देख लें, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, देख लेते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, कोई जनसंख्या ही नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भूभाग है, कोई क्षेत्र है भूभाग, यहाँ पे सरकार है, ये सरकार मौजूद हो और सरकार को निर्णय लेने की संप्रभुता या स्वतंत्रता हो सरकार के पास। भूभाग तो है ही, संप्रभुता हो, सरकार हो, लेकिन वहां पे जो सरकार निर्णय ले, उस निर्णय को मानने वाली एक जनसंख्या भी तो होनी चाहिए। अगर जनसंख्या नहीं है तो फिर राज्य के निर्णय को मानेगा कौन? राज्य कोई अगर निर्णय लेगा तो उसको मानेगा कौन? तो इसलिए जो जनसंख्या है वो महत्वपूर्ण हो जाती है राज्य के निर्माण में। राज्य निर्माण संभव नहीं हो सकता है। वहां पे उस भूभाग पर एक जनसंख्या होनी चाहिए जिस पर सरकार अपने निर्णय या नियमों कानूनों को लागू कर सके। अगर जनसंख्या ही नहीं है तो सरकार किस पर अपना नियम कानून लागू करेगी? तो ये है जनसंख्या। अगर जनसंख्या नहीं है तो भी ये भूभाग और सरकार संप्रभुता होने के बाद भी अगर ये जनसंख्या नहीं है तो ये सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये जनसंख्या है दूसरा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं सरकार। सरकार के संदर्भ में हम लोग देखें तो ये जो सरकार है, अगर सरकार मौजूद नहीं हो, सरकार भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिससे राज्य का निर्माण होता है, और सरकार के न होने पे भी राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। संप्रभुता, जनसंख्या और भूभाग अगर मौजूद हो और लेकिन सरकार ना हो, कोई निर्णय लेने वाला, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक इकाई ना हो, तो वहां पे अराजकता फैलने के चांसेस होते हैं। तो जो तीसरा है वो है सरकार। राज्य के निर्माण में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारा वीडियो बंद हो गया था, तो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे तो राज्य है, राज्य के निर्माण में सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर एक निश्चित भूभाग पर निवास कर रही जनसंख्या को संचालित करने के लिए
एक संप्रभु सरकार की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, जिसे हम राजनीतिक इकाई के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम राजनीतिक इकाई के रूप में देख सकते हैं। किसी भी कहीं पे भी अगर भूभाग मौजूद हो, कहीं पर भूभाग मौजूद हो, वहां पे कोई जनसंख्या हो, लेकिन वहां पे कोई सरकार ही ना हो, कोई राजनीतिक इकाई ना हो वहां पे अगर, तो फिर यहाँ पे राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर कोई सरकार वहां पे मौजूद ना हो जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, तो वहां पे अराजकता जैसी स्थितियां फैल सकती हैं। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता देखेंगे, जब राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, साफ साफ नजर आएगा हमको कि सरकार के नहीं होने पे, सरकार के नहीं होने पे अनुपस्थिति में राज्य का निर्माण बिल्कुल नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख लेंगे कि सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है राज्य निर्माण के लिए, या सामाजिक या मानव जीवन को या मानव समाज को संचालित करने के लिए। और उस राज्य के पास अपनी संप्रभुता भी होनी चाहिए, अपनी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जो कि अपनी जनसंख्या को अपने तरीके से संचालित कर सके, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और वो सरकार स्वतंत्र होनी चाहिए। तो जो अगला है वो संप्रभुता है, और यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग कि जो संप्रभुता है ये भी काफी महत्वपूर्ण है राज्य निर्माण के लिए। अगर हम स्वतंत्रता से पहले जो भारत था, स्वतंत्रता पूर्व भारत की बात करें, स्वतंत्रता पूर्व, तो हमारे पास जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, एक भूभाग था, जनसंख्या था और सरकार भी थी। लेकिन उस सरकार के पास संप्रभुता नहीं था, वो निर्णय लेने का अधिकार नहीं था हमारे सरकार के पास, इसलिए वह एक राज्य नहीं था, राज्य की अवधारणा को पूर्ण नहीं कर रहा था। इसलिए सरकार के पास संप्रभुता भी होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य होने के लिए सरकार चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ऐसा है कि कोई आ गया था, डोरबेल बजा रहा था तो जाना पड़ा। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे राज्य के बारे में। राज्य के बारे में हम लोगों ने भूभाग, जनसंख्या और सरकार के महत्ता को देख लिया कि राज्य के जो तत्व हैं, भूभाग, जनसंख्या और सरकार, वो कितने महत्वपूर्ण हैं राज्य के निर्माण के लिए, और इनके नहीं होने पे, इनमें से किसी एक के भी नहीं होने पे राज्य की अवधारणा समाप्त हो जाती है, राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे संप्रभुता के अभाव में, अगर हम लोग स्वतंत्रता से पहले के भारत को देखें तो भारत के पास सरकार भी था, और लेकिन वहां पे यहाँ पे भारतीय सरकार को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं थी, निर्णय की स्वतंत्रता नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक राज्य का निर्माण नहीं हो पाया था। तो इसलिए संप्रभुता जो है वो भी राज्य के निर्माण में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसके भी नहीं होने पे राज्य का निर्माण नहीं हो सकता, राज्य की अवधारणा आधी अधूरी रह जाती है, कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण राज्य का विकास नहीं हो पाता बिना संप्रभुता के। अगर सरकार के पास संप्रभु सरकार नहीं है तो फिर वो राज्य नहीं रह जाता। हम लोगों ने राज्य के बारे में देख लिया, राज्य के तत्वों के बारे में देख लिया, उनके महत्व को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है
यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न होना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य की आवश्यकता है या नहीं, अगर है तो क्यों। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न होना चाहिए। यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। स्वाभाविक प्रश्न है कि मानव समाज को संचालित करने के लिए मानव समाज को संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं, है या नहीं। ये स्वाभाविक सा प्रश्न है कि जो मानव समाज है, मानव समाज को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की या एक राज्य की या एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। अगर पड़ती है, यदि हाँ तो फिर क्यों, यदि हाँ तो क्यों। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न होता है कि मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, अगर पड़ती है तो फिर क्यों। अगर कुछ एक विचारकों की मान ले तो कुछ विचारक ये मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और कुछ लोग मानते हैं कि मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि कुछ विचारकों का मत है, कुछ विचारकों का मत है कि यदि मानव समाज एक दूसरे से समन्वय के साथ या मेल मिलाप दूसरे के समन्वय के एक दूसरे से समन्वय के साथ अपना जीवन संचालित करे तो राज्य की या राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि मानव समाज को संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है या नहीं, यदि हाँ तो फिर क्यों। कुछ विचारकों का मत है कि यदि मानव समाज एक दूसरे से समन्वय या मिलजुल के या मेल मिलाप के साथ अपना जीवन संचालित करे
तो राज्य की या राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ये कहते हैं कि यदि मानव प्रेम और सौहार्द के साथ अपना जीवन संचालित करे, एक दूसरे से एक के साथ सहयोग के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से वैर न रखें, तो फिर मानव जीवन में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे यदि दो व्यक्ति हैं, यदि x और y दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सहयोग और सौहार्द से यदि अपना जीवन यापन करते हैं, तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ यदि प्रेम मोहब्बत के साथ अपना जीवन यापन करें, यही नहीं, यहाँ पे सभी व्यक्ति ए बी सी डी, कोई भी यहाँ पे सभी व्यक्ति मानव समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति यदि एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, यदि वैर ना रखे एक दूसरे से, तो फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स इस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स व अन्य मार्क्सवादी तो है ही, स्वयं महात्मा गांधी जी भी ये कहते हैं ही, स्वयं महात्मा गांधी जी भी यह मानते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को यदि आत्मीय उन्नति का समान अवसर या पर्याप्त अवसर मिले तो राज्य की आवश्यकता जो है वो समाप्त हो जाती है। राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स व अन्य मार्क्सवादी तो है ही, स्वयं महात्मा गांधी जी भी यह मानते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को यदि आत्मीय उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो, तो फिर यहाँ पे राज्य की आवश्यकता या राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यदि प्रत्येक सदस्य को, समाज के सभी सदस्य को अगर बराबर का अधिकार मिले अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को संचालित करने का अगर बराबर का अधिकार मिले, तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी ये अगर समाज के 4 व्यक्ति हैं और चारों व्यक्तियों को अगर समान अवसर प्राप्त हो, ये ए बी सी डी
मान लेते हैं कि एक परिवार के, एक घर में चार बच्चे हैं ए बी सी डी, और इनके पिताजी वाई जो हैं वो सभी को किसी अवसर पर सभी को पैसे दे रहे हैं। तो सभी को अगर 10 रुपए ए को, 10 रुपए बी को, 10 रुपए सी को और 10 रुपए डी को प्राप्त हो जाते हैं, तो तीनों में आपस में, चारों में मतभेद पैदा होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, नहीं होते हैं। यदि किसी को 1 रुपए किसी को नहीं देते हैं और किसी को 10 रुपए और किसी को 5 रुपए देते हैं, तो यहाँ पे 1 रुपए वाला और जो नहीं पाया है 0 रुपए वाला, 1 रुपए वाला, 5 रुपए वाला और 10 रुपए वाले में आपस में इन सभी में मतभेद पैदा हो जाएंगे। और मतभेद पैदा होने की स्थिति में किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ जाती है जो इनके मतभेद को समाप्त कर सके, नहीं तो घर में अराजकता जैसी स्थितियां फैल जाएंगी, एक दूसरे से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। यह सब रोकने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, या पिता की या माता की या किसी और बड़े भाई की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाके इन सभी चारों का जो मतभेद है आपस का, वो समाप्त होगा। तो यही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि यदि समाज के प्रत्येक सदस्य को, यदि ये समाज है, समाज के प्रत्येक सदस्य को अगर समान अवसर प्राप्त हो, अपने आत्मीय उन्नति का, अपने विकास का अगर समान अवसर प्राप्त हो, तो एक दूसरे के साथ मतभेद पैदा नहीं होगा, एक दूसरे के बैरी नहीं होंगे, तो फिर किसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी यदि सभी मेल मिलाप से रहें और सभी व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो अपने आप को विकसित करने का, अपने आप के जीवन को संचालित करने का, चलाने का। अगर समान अवसर प्राप्त हो तो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यही महात्मा गांधी जी कहते हैं। इस विचारधारा को मानने वाले कार्ल मार्क्स व अन्य मार्क्सवादी तो है ही, स्वयं महात्मा गांधी जी भी यह मानते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को यदि आत्मीय उन्नति का अवसर प्राप्त हो तो राज्य की आवश्यकता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन कुछ ही विचारकों को अगर गिने चुने विचारकों को छोड़ दे तो अधिकांश विचारक ये मानते हैं कि मानव समाज को राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। यहाँ पे अगर बढ़ती जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो कहा जाता है कि जो संसाधन और जो जनसंख्या है वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है और संसाधन जो है समांतर श्रेणी में बढ़ता है। जब संसाधन 2 है तो जनसंख्या 2 है, और जब संसाधन 4 होगा तो जनसंख्या भी 4 होगी। जब संसाधन 6 होगा तो जनसंख्या 8 होगी। जब संसाधन 8 होगा तो जनसंख्या 16 होगी। जब संसाधन 10 होगा तो जनसंख्या होगी वो 32 होगी, यहाँ पे 64 होगी और यहाँ पे 12। इस तरह से फर्क होता है संसाधन के बढ़ने का और जनसंख्या के बढ़ने का। जनसंख्या यदि 64 है यहाँ पे तो संसाधन सिर्फ 12 है। तो हो सकता है कि यहाँ तक या यहाँ तक लगभग और बहुत बढ़ चढ़ के यहाँ तक हो सकता है कि एक दूसरे में मतभेद पैदा ना हो, लेकिन सामान्यतः यहाँ तक मतभेद पैदा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो सकता है। जितने व्यक्ति हैं उतना संसाधन है।
समान अवसर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन इसके बाद जनसंख्या बढ़ने पे संसाधन उतना नहीं बढ़ पा रही है जितना जनसंख्या बढ़ी है। तो किसी न किसी तरह से जैसे तैसे करके आगे तक बढ़ेगा, लेकिन इधर तक आते आते, यहाँ तक आते आते परिस्थितियां बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी और एक दूसरे से मतभेद पैदा होने के चांसेस यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मनुष्य कितना भी विवेकशील प्राणी क्यों न हो जाए, लेकिन वो कभी न कभी अपने स्वार्थ, अपने हितों के, अपने स्वार्थ के वश में आके मतभेद किसी न किसी से पैदा कर ही लेता है, और इस स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे संसाधन को हम लोग देखते हैं, जनसंख्या बढ़ते 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 कितनी बढ़ जा रही है, संसाधन उतना नहीं बढ़ रहा है। इतना बढ़ने के बाद जब संसाधन कम हो जाएगा, अगर संसाधन यहाँ पे संसाधन 6 है और जनसंख्या है 8 अगर जनसंख्या है और जो संसाधन है अगर जनसंख्या 4 है, 1 2 3 4 जनसंख्या है और संसाधन 2 है। अगर जनसंख्या ये 4 है और संसाधन जो है वो 2 है, तो एक जनसंख्या जो है, एक व्यक्ति एक संसाधन को प्राप्त कर लेगा और एक दूसरा व्यक्ति दूसरे संसाधन को प्राप्त कर लेगा, और जो 2 व्यक्ति हैं इन लोगों को संसाधन प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा इन 2 व्यक्तियों से। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होगा। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए या इस संघर्ष को रोकने के लिए, अधिक न बढ़ाने के लिए यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी निश्चित रूप से। तो जनसंख्या यहाँ पे संसाधन कम है, जनसंख्या अधिक है, दोनों में टकराव होंगे, इस जनसंख्या में इसमें टकराव होंगे, यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और जनसंख्या तो निश्चित रूप से ही बढ़ने वाली है, जनसंख्या निश्चित रूप से ही बढ़ने वाली है और संसाधन निश्चित रूप से समांतर श्रेणी में ही बढ़ने वाला है। तो इस हिसाब से जनसंख्या बहुत बढ़ने पे, संसाधन सीमित या कम हो जाने पे मानव समाज में भिन्नताएं देखने को मिलेंगी और उस भिन्नताओं में एक दूसरे से विरोधाभास पैदा होने के चांसेस बढ़ते हैं, संभावनाएं होती हैं, इसलिए राज्य की आवश्यकता निश्चित ही होती है। तो कुछ एक विचारकों को अगर छोड़ दें, कुछ विचारकों को यदि छोड़ दें तो कुछ विचारकों को यदि छोड़ दें तो अधिकांश विचारक ये मानते हैं कि मानव चाहे जितना विवेकशील प्राणी हो जाए, चाहे जितना विवेकशील प्राणी हो जाए, लेकिन वह अपने स्वार्थ के अधीन आकर, लेकिन कभी न कभी अपने स्वार्थ के अधीन आकर किसी अन्य से
अन्य से किसी अन्य के साथ विरोध पैदा कर ही लेता है। और तो और बढ़ती जनसंख्या से आपसी टकराव के अवसर में वृद्धि हो सकती है। इसलिए मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर कुछ एक महात्मा गांधी, मार्क्सवादी या कार्ल मार्क्स के विचारों आदि को छोड़ दे, अगर कुछ एक विचारकों को, तो अधिकांश विचारक यही मानते हैं कि मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ती है। तो कभी कभी अपने स्वार्थ के अधीन आकर किसी अन्य के साथ विरोध पैदा कर ही लेता है, और तो और बढ़ती जनसंख्या से जो आपसी मतभेद है, आपसी टकराव के अवसर हैं, जो वो बढ़ सकते हैं। इसलिए मानव समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो ये है राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता मानव समाज को क्यों पड़ती है। और जो वर्तमान में राज्य की अवधारणा है, ये कानून व्यवस्था के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना कानून का पालन कराने या कानून बनाने के संदर्भ तक ही सीमित नहीं है, अब इसका उद्देश्य जन कल्याण भी हो गया है। जो वर्तमान में राजनीतिक संरचना है, ये सिर्फ कानून के संदर्भ में नहीं है, कानून बनाने, कानून का पालन कराने आदि के संदर्भ में ही सीमित नहीं है, बल्कि आज का जो राजनीतिक संरचना है, जो वर्तमान में जो राजनीतिक संरचना है, उसका उद्देश्य लोगों के कल्याण के संदर्भ में भी है, जन कल्याण के संदर्भ में भी इसका उद्देश्य देखने को मिलता है। जो भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में
भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता। इसमें अगर भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता देखें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्र विरोधी ताकतें अपनी फायदा अपना जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया जो है भारत में अभी चल रही है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। यहाँ पे अगर राजनीतिक संरचना का विकास नहीं है, राजनीतिक अगर सुदृढ़ राजनीतिक संरचना यहाँ पे अगर ना हो तो फिर राष्ट्र विरोधी ताकतें अपने फायदा उठा के इस राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त कर सकती हैं, इसको रोक सकती हैं, इसकी गति को प्रभावित कर सकती हैं। प्रक्रिया अभी चल रही है जिसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा उठा सकती थी। यदि राजनीतिक संरचना यदि राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक प्रणाली नहीं होती तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जो राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता है भारत में, हम देखें कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रही है और इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अगर राजनीतिक प्रणाली मौजूद ना हो, राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पे मौजूद ना हो तो ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं ये फायदा उठा सकती हैं और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसलिए भारत के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता अवश्य है, आवश्यकता निश्चित रूप से है। इसके बाद जो है वो आतंकवादी नक्सलवादी नक्सलवादी अलगाववादी इत्यादि इन लोगों के संदर्भ में भी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित ही थी भारतीय समाज के लिए, भारत के लिए। अगर राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती तो जो अलगाववादी जो ताकतें हैं, नक्सलवादी ताकतें हैं, जो आतंकवादी जो ताकतें हैं वो हावी हो जाती जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है इसमें और इसको बाधित करती। और जो अगला है वो ये है कि जो हमने अभी देखा कि जो राज्य का या राजनीतिक व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कानून का पालन कराना या कानून लागू कराना, लेकिन इसके यही तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ से जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक और उद्देश्य हो गया है जन कल्याणकारी। तो यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए भी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हो सकती थी। लोगों के कल्याण के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता निश्चित ही हो सकती है और है। उसके बाद जो निम्न वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। मुख्य धारा में लाने के लिए इसमें जैसे आरक्षण जैसी व्यवस्था, आरक्षण जैसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, आरक्षण।
इससे हमें यहाँ पे निम्न वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी। लोगों के कल्याण के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता थी जो भारत में है। आतंकवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी इत्यादि लोगों का जो प्रभाव है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा न उठा लें, इसके लिए भी हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता होती थी। इसके बाद और भी हो सकते हैं ढेर सारे कारण, जिसके लिए जो कि राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता को पैदा करते हैं भारत के संदर्भ में। तो ये हुआ भारत के संदर्भ में, और ये राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों और आज है। ये दो टॉपिक हो गए कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं शासन के अंग। जो शासन के अंग हम लोग देखने वाले हैं, ये यूं कह लें कि एक ट्रेलर मात्र होगा। अभी जो हम लोग संविधान पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जब संविधान स्टार्ट हो जाएगा, जब आर्टिकल्स की बात करने लगेंगे, जब हम अनुच्छेदों या भाग की बात करने लगेंगे, तो वहां पे शासन के अंग को अच्छी तरीके से देखेंगे। जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किस किस आर्टिकल में है, इन सब को देखेंगे, इन सब के प्रावधान क्या है, सबको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शासन के अंग हैं, शासन के अंग एक भूमिका के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। शासन के अंग को यहाँ पे भूमिका के संदर्भ में हम यहाँ पे शासन के अंग को देखेंगे। तो जो शासन के अंग है, जो कोई किसी भी देश का जो सरकार है, उसके समक्ष ये तीन चुनौतियां प्रारंभ से ही देखने को मिलती रही। कानून बनाने की चुनौती, कानून बनाने की चुनौती, इसके बाद जो दूसरी बड़ी चुनौती थी, वो किसी भी राष्ट्र में दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, कानून को लागू कराने की चुनौती, कानून को लागू कराने की चुनौती। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो विवादों के निपटारा हेतु, विवादों के निपटारा संदर्भ में, निपटाने संदर्भ में, निपटारा के संदर्भ में चुनौती। ये तीन चुनौतियां सरकारों को, ये जो राज्य है, किसी कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य हो, कोई भी राष्ट्र हो, सबके सामने ये तीन चुनौतियां जो कॉमन है, जो ये देखने को यहाँ पे मिलती हैं। कानून बनाने की चुनौती, कानून को लागू कराने की चुनौती, और विवादों के निपटाने के संदर्भ में जो चुनौती है वो देखने को मिलती है। तो कानून बनाने की चुनौती के संदर्भ में एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसे विधायिका कहा गया, विधायिका। और जो कानून को लागू कराने के संदर्भ में जिस संस्था का निर्माण किया गया, वो है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और इसके बाद निपटारा के संदर्भ में, किसी भी विवादों को निपटाने के संदर्भ में जो संस्था का निर्माण किया गया, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका। तो यहाँ पे देखते हैं कि विधायिका क्या है। विधायिका के संदर्भ में जब हम लोग यहाँ पे शासन के अंग के संदर्भ में देखेंगे, तो शासन के अंग में हम लोग तीन चीजों को देखेंगे। विधायिका, विधायिका को देखेंगे, दूसरे नंबर पे कार्यपालिका देखेंगे, और तीसरे नंबर पे न्यायपालिका को देखेंगे। न्यायपालिका,
ये जो विधायिका है इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है कानून निर्माण। विधि निर्माण की प्रक्रिया में विधायिका की भूमिका होती है। विधि निर्माण, ये इससे पहले जब विश्व में लोकतंत्र का विकास नहीं हुआ था, लोकतंत्र पूर्व, लोकतंत्र से पहले की जो बात है, यहाँ पे ये विधायिका का काम राजा द्वारा ही किया जाता था। विधायिका का काम किसी राज्य के राजा द्वारा ही किया जाता था। लोकतंत्र जब तक अस्तित्व में नहीं आया था, उससे पहले जो कानून या विधि निर्माण की प्रक्रिया है उसके संदर्भ में राजा का हाथ होता था या राजा द्वारा कानून बनाया जाता था। वहीं पे यहाँ पे कार्यपालिका के संदर्भ में भी राजा का ही हाथ होता था, विधायिका के संदर्भ में ही राजा का हाथ होता था, यहीं पे न्यायपालिका भी राजा के हाथ में ही होती थी। ये होता था, ये सामान्यतः धर्मतंत्र या तानाशाही या राजतंत्र, ये इन सामान्यतः इन तीन प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं में धर्मतंत्र, तानाशाही जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजतंत्र है, इन तीन प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजा ही जो एक प्रमुख होता था, उसी के पास विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति हुआ करती थी। लेकिन लोकतंत्र जब अस्तित्व में आया तो लोकतंत्र के बाद से जो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इसकी शक्तियां अलग अलग हो गई और राजा के हाथ से इनकी शक्तियां छीन गई। तो जो लोकतंत्र का काम, जो विधायिका का काम है, वो है कानून बनाने की, जो विधि निर्माण करने का जो काम है वो विधायिका के हाथ में है। विधि निर्माण, और जब विधि का निर्माण हो गया विधायिका द्वारा, तो उसको लागू कराने का जो काम होता है वो कार्यपालिका के पास है। कानूनों को लागू कराने वाली संस्था है। कानूनों को लागू कराने वाली संस्था है ये, और ये राज्य और केंद्र के बीच जो विवाद हैं और अन्य विवादों के निपटारा संबंधी, विवादों को निपटाने वाली संस्था, ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब ये है विधायक। अब कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है वो दो प्रकार की होती हैं। ये कानून बनाने, कानून लागू करने की शक्ति है, और इसके अंतर्गत जब हम कार्यपालिका को देखेंगे तो कार्यपालिका दो प्रकार की होते हैं। एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है अस्थाई कार्यपालिका। कार्यपालिका दो प्रकार की होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका और जो दूसरा है वो अस्थाई कार्यपालिका है। अस्थाई कार्यपालिका, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसमें भी कई प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। राजनीतिक कार्यपालिका में
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगा, और संसदात्मक शासन प्रणाली जो मिलेगा देखने को, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। इसके बाद संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली, और बहुल शासन प्रणाली, बहुल शासन प्रणाली। अब जो इसमें जो बचा है, 4 प्रकार के शासन प्रणाली हैं। अस्थायी कार्यपालिका, जो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली, और दोहरी शासन प्रणाली, बहुल शासन प्रणाली। ये हम लोग देखेंगे। अगर ये अध्यात्मक शासन प्रणाली है तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यूएसए अमेरिका को देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यूके और भारत जैसे देशों में, इसका एग्जाम्पल हम लोग फ्रांस जैसे देशों में देखेंगे, और इसका एग्जाम्पल जो है हम लोग देखेंगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में देखने को मिलता है। तो जो कार्यपालिका है हमने देखा जी, ये है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो थोड़ी बहुत बची कुची बातें हैं जो विधायिका और न्यायपालिका के संदर्भ में, उसके ये हम लोग कल देख लेंगे। और जो कार्यपालिका के संदर्भ में जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसका जो वो होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए, और इसका जो डेफिनेशन वो क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम लोग देखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली, दोहरी शासन, बहुलक शासन व्यवस्था या प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं अपनी अपनी, हम ये कल देखेंगे। और यहाँ पे विधायिका के संदर्भ में जो कुछ भी छूटा होगा उसको भी देखेंगे, और न्यायपालिका तो रह ही गया है, उसको भी कल के वीडियो में देखते हैं।